कक्षा 7 के प्यारे बच्चों को बहुत सारा नमस्कार विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में। प्यारे बच्चों, आज आप अपनी पुस्तक हमारा अतीत से अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। नाम से ही पता लगता है कि नगर का व्यापार कैसे किया जाता है और जो शिल्प का काम करते हैं उनके बारे में इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। तो आपको ये बताएं, आज के इस अध्याय में आपको पढ़ा रही हैं आपकी अध्यापिका अमिता सक्सेना। तो शांत होकर और ध्यान से सुनिए क्या कहती हैं आपकी अध्यापिका। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। प्यारे बच्चों, अक्सर जब हमारे स्कूलों की छुट्टियां होती हैं तो हम सभी कहीं न कहीं घूमने जाते हैं और कई बार हम ऐतिहासिक शहरों में भी घूमने जाते हैं, जैसे जयपुर, बूंदी, दिल्ली, अजमेर आदि। इन सभी ऐतिहासिक शहरों की कुछ खास विशेषताएं हैं। आज का जो हमारा विषय है वह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत का अध्याय 6 है, जिसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पी जन। कक्षा 7 के ही इतिहास के इससे पिछले अध्याय में आपने कुछ ऐतिहासिक शहरों और उनके शिल्पकारों के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि नगर मंदिर, नगर प्रशासनिक केंद्र तथा व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं और साथ ही दक्षिण भारत के कुछ विशेष शहरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए अब हम अपनी कल्पना के घोड़ों पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर की यात्रा करते हैं। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा राज चोल द्वारा निर्मित राज राजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। नगर में मंदिर के अलावा कई राजमहल हैं, जिनमें कई मंडप हैं। राजा इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां पर अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जलापूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। इस यात्रा से हमने तंजावुर नगर की जानकारी प्राप्त की। अब हम इसी तंजावुर नगर को एक मंदिर नगर के रूप में समझते हैं। मंदिरों के समीप या उनके आसपास बसा नगर मंदिर नगर कहलाता है और तंजावुर एक प्रसिद्ध मंदिर नगर है तथा मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप भी प्रस्तुत करता है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। इन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान पुरोहितों और पंडितों के द्वारा करवाया जाता था। शासक मंदिरों के लिए भूमि और धन का अनुदान भी देते थे। तीर्थयात्रियों और पुरोहितों को भोजन करवाया जाता था और कई तरह के विभिन्न प्रकार के पर्वोत्सव भी मनाए जाते थे। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। आपने देखा होगा कि मंदिरों के आसपास कुछ ऐतिहासिक नगर विकसित हुए। आखिर क्यों हुए यह नगर विकसित? इसका महत्वपूर्ण कारण है मंदिरों में जो दान दिया जाता था उसे पुरोहित
और पुजारी व्यापार में लगा दिया करते थे। मंदिर में दर्शन करने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मंदिरों के आसपास बाजार का होना भी जरूरी था। साथ ही साथ मंदिरों के आसपास बस्तियों की स्थापना भी जरूरी हो गई, जिससे कि मंदिरों के आसपास अलग अलग तरह से नगर विकसित हो गए। बच्चों, इस मंदिर निर्माण और उनके रखरखाव के लिए शिल्पी जन कितना महत्व रखते थे, आइए हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिल्पकार किसे कहते हैं। शिल्पकार समुदाय में कसेरे, लोहार, सुनार, राजमिस्त्री और बढ़ई आदि शामिल होते हैं। और अक्सर यह शिल्पकार किसी भी नगर की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकते हैं। यह नगर किस प्रकार विकसित हुए और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हुए, ये सब अब आप समझ गए होंगे। बच्चों, 8वीं सदी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का जाल बिछने लगा था। संभवतः इसकी शुरुआत बड़े बड़े गांवों से हुई थी। इनमें आमतौर पर मंडियां व हाट होते थे और इन हाट में, मंडियों में बाजार लगता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों, शिल्पियों, कुम्हार, लोहार, सुनार आदि सबके अलग अलग तरह के बाजार होते थे। कुछ व्यापारी स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ व्यापारी घूम घूम कर अपने सामानों का क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी, काली मिर्च आदि मसाले बेचने के लिए आया करते थे। आमतौर पर जमींदार या सामंत व्यापारियों के व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी-कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे, जिनका निर्माण उनके स्वयं के द्वारा कराया गया होता था। ऐसे करों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है, जो कि आज भी पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम नगरों में शिल्प व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में चढ़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। इसके अलावा अन्य कई कार्य थे, जैसे कि कपास को साफ करना, काटना, रंगना, ये सब भी इन व्यवसायों के प्रमुख काम थे, जिसके लिए इन्हें विशेष योग्यता की आवश्यकता भी पड़ती थी। अब हम पाठ के सबसे रुचिकर विषय को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत की जानकारी प्राप्त करेंगे। हम्पी शहर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह शहर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। यहाँ की दीवारों का निर्माण भी गारे और चूने जैसे किसी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग करके नहीं किया गया था,
बल्कि शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। है ना कमाल की बात। अक्सर आप देखते हैं कि इमारतों के प्रयोग में सीमेंट और रेत का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर पत्थरों को फंसाकर गूंथा गया था। हम्पी के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद बनाए गए थे, जो सुनियोजित बाग बगीचों के साथ और भी अधिक आकर्षक लगते थे। 1565 में दक्षिण सुल्तान गोलकुंडा, बीजापुर तथा बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर साम्राज्य की पराजय के बाद हम्पी नगर का विनाश हो गया। आइए अब हम पढ़ते हैं सूरत के बारे में। बच्चों, आप जानते हैं कि सूरत गुजरात राज्य में है। सूरत मुगल काल में खंभात की खाड़ी का प्रमुख वाणिज्यिक केंद्र था। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले देखे जा सकते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचा करती थी। सूरत के वस्त्र अपने गोटा किनारी के काम के लिए भी प्रसिद्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्राम गृह बनवा रखे थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों में उत्पादकता की हानि हुई। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया और मुंबई से प्रतिस्पर्धा भी इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है। 1668 में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था और बच्चों, आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। आइए अब हम मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम की जानकारी प्राप्त करते हैं। यह नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है और 17वीं शताब्दी में यह विभिन्न गतिविधियों का केंद्र था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनवाया था। यह गोलकुंडा का प्रमुख पत्तन था। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि मीर जुमला, जो कि स्वयं भी एक सौदागर था, उसने हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया और इस तरह 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। जब कंपनी के व्यापारी मुंबई, कोलकाता, मद्रास चले गए तो मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और इसी तरह 18वीं शताब्दी के दौरान मसूलीपट्टनम का पतन भी प्रारंभ हो गया और आज वह एक छोटे से नगर से अधिक कुछ भी नहीं है। अब हम नए नगर और व्यापारियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी से बदलाव आया।
कताई, बुनाई, रंगाई का धंधा लोगों ने नए नए ढंग से अपनाना शुरू कर दिया, जिससे इन सभी शिल्पों का भी अधिक से अधिक विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग रूप और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए। बच्चों, यहाँ परिष्कृत का अर्थ है सुधार होना। मतलब जब भारतीय वस्त्र पहले से भी अधिक आकर्षक होते गए और अधिक सुंदर होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। 18वीं शताब्दी में मुंबई, कोलकाता और मद्रास देशों का उदय हुआ, जो कि आज के महानगर माने जाते हैं। अब हम भारत आने वाले यात्रियों पर चर्चा करते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोपियों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और यहाँ से मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हुए। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। यात्रा के दौरान 170 यात्रियों में से मात्र 54 यात्री ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बाद भी जो मार्ग खोजे गए वो अत्यंत लाभकारी थे। और बच्चों, इसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नागरिकों ने भी अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य परिणाम भी निकला। बच्चों, आप जानते हैं, जब पाठ पूरा होता है तो उसके प्रश्न उत्तर भी किए जाते हैं, है ना? भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का जो एक परिणाम निकला, यही बात खत्म नहीं हुई। आगे यदि हम बढ़ें तो इस परिणाम की किसी को भी कोई आशा नहीं थी। एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने के लिए अटलांटिक महासागर को पार कर पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया, क्योंकि कोलंबस का यह मानना था कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए वो पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। इसीलिए 1492 में वो वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा और इसी के कारण वेस्ट इंडीज का नाम पड़ा, है ना? अब जो पाठ आज आपने पढ़ा उसके प्रश्न आप कैसे तैयार करेंगे, ये आप खुद सोचिए। वैसे बच्चों, कैसा लगा आपको आज का ये अध्याय? हमें तो पूरी आशा है कि आपको आज का ये अध्याय पूरी तरह समझ आया होगा। तो हम एक और नए उत्साह के साथ फिर से साथ होंगे। तब तक के लिए आपसे हम ये कहते हैं, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और हाँ, अध्ययन भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, आपको ये बता दें, आपने आज हमारा अतीत इस पुस्तक से अध्याय 6 पढ़ा, नगर व्यापारी और शिल्पी जन। आपकी अध्यापिका थी अमिता सक्सेना। तो अब बच्चों, राजेश महावर को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।